भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। हम चैप्टर 4 12th क्लास ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके 4 पार्ट हमने बना दिए हैं और ये 5वां पार्ट है। देखो बच्चों, मानव भूगोल का ये जो चैप्टर है ये सबसे बड़ा है, इस वजह से इसके 4 पार्ट बनाने पड़ गए मेरे को, क्योंकि हमें मैंने पूरा ध्यान रखा है कि कम से कम कंटेंट लें, लेकिन हम कुछ चीजों को छोड़ भी नहीं सकते जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस वजह से हमने सबको एक तरह से समराइज करके पढ़ने का प्रयास किया है। इस वजह से इसके 5 भाग बन गए हैं। इनको आप लोगों को आप अगर इन 5 भागों को देख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अध्याय 4 मानव भूगोल ज्योग्राफी 12th क्लास के अंतिम अध्याय या अंतिम पार्ट को पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने पशुपालन पढ़ लिया है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के अलग अलग प्रकार, वैश्विक क्षेत्र और किस टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं। गहन निर्वाह कृषि पढ़ लिया, स्थानांतरित कृषि पढ़ लिया, फिर हमने ये भी पढ़ लिया है कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर और डेयरी फार्मिंग किस प्रकार से होता है। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे और कृषि के अन्य वैश्विक प्रकार, कृषि के अन्य प्रकार जो विश्व स्तर पर प्रचलन में है और उनके जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा डाटा आप लोगों के लिए नया होगा। इससे पहले वाला जो कंटेंट है वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा था। 12th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 4 में ये वाला जो पोर्शन है ये पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, तो इसको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। ये जो लोकल क्लासें हैं उनमें ये कंटेंट नहीं मिलता है आपको ये 12th क्लास के अध्याय 4 प्राइमरी एक्टिविटी या प्राथमिक गतिविधियों में देखने को मिलेगा कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार का एग्रीकल्चर प्रचलन में है। तो देखो, पहला हो गया है भूमध्य सागरीय कृषि। अब ऐसा आप लोगों ने नहीं सुन रखा होगा कि भूमध्य सागरीय कृषि कौन सी आ गई, लेकिन ये आपके कंटेंट में शामिल किया गया है, अध्याय 4 में इसको शामिल किया गया है। अच्छा, नाम से चीजें बहुत सिंपल है बच्चों, ज्योग्राफी बहुत इजी सब्जेक्ट है। नाम से आप लोगों को विषय वस्तु पकड़ में आएगी। इसमें भूमध्य सागरीय कृषि का मतलब क्या हो गया, हम अगर ग्लोब की बात कर लें, हम अगर ग्लोब की बात कर लें तो ये जो 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो एरिया आ रहा है हमारा, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर। क्लियर? पृथ्वी में 0 डिग्री जो दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री अक्षांश जो दिखाई दे रहा है, उसके आसपास के जो क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, भूमध्य सागरीय कृषि या फिर मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो यह एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से देखो खट्टे खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। किस प्रकार के फलों का उत्पादन, तो खट्टे फलों का उत्पादन। दिखाई दे रहा है ग्रेप्स, अंगूर किस प्रकार के होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, तो खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें अंगूर की खेती के बारे में जिक्र किया गया है कि यहां मुख्य रूप से अंगूर की खेती की जाती है। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती है, तो अंगूर की खेती की जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से मदिरा यानी वाइन बनाई जाती है। निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है। समझ गए बच्चों? भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर के अंतर्गत खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, साथ ही साथ मुख्य रूप से किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो अंगूर की कृषि। और उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से क्या बना लेते हैं ये लोग, तो मदिरा यानी वाइन बना लेते हैं। फिर जो निम्न गुणवत्ता वाले जो अंगूर होंगे उनको सुखाकर ये क्या बनाएंगे, ये मुनक्का और किशमिश का निर्माण करके इसको बेचने का कार्य करेंगे। क्लियर? अब आगे चलेंगे। इस क्षेत्र में अंजीर और जैतून का भी मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। किस क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अंडरलाइन करते चलना, अंजीर और जैतून का भी प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पादित फसल और सब्जियों का निर्यात मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका में किया जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर जितना भी होगा उसका जो निर्यात किया जाएगा वो यूरोप और अमेरिका के देशों में मुख्य रूप से किया जाता है। हालांकि विश्व के सभी भागों में किया जाता है,
लेकिन मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका को शीतकाल में यहाँ पर निर्यात कर दिया जाता है। अब आगे चलेंगे। नंबर 2, बाजार के लिए सब्जी। दूसरा कंटेंट है, ध्यान रखना, ये आपको लोकल क्लासेस में नहीं मिलेगा। दूसरे प्रकार के वैश्विक स्तर पर प्रचलित कृषि के प्रकार हैं, जिसमें बाजार के लिए सब्जी खेती, उद्यान कृषि, ये भी एक कृषि का प्रकार बना लिया गया है। तो हम जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाजार के लिए सब्जी और खेती उद्यान कृषि की बात की जा रही है। तो एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें बाजार में बेचने के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, ये सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं, ये फूलों का यानी पुष्पों का उत्पादन कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, इस प्रकार की कृषि में सब्जियों, फलों, पुष्पों, फूलों का उत्पादन किया जाता है। सामान्यतः अनाज और दलहन फसलों की अपेक्षा इस कृषि में प्रतिदिन आय प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में ये चीज समझ भी ली थी बेटाओ। हमने लेक्चर 3 में इस चीज को जान लिया था कि कुछ एग्रीकल्चर ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्रतिदिन आय की प्राप्ति होती है। और फिर मैंने बताया था कि जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसमें हम 10 दिन बाद में सब्जियां प्राप्त करने लग जाते हैं खेतों से। फिर उन सब्जियों को हम प्रतिदिन मंडियों में बेचकर आय या इनकम प्राप्त करते हैं। ये इसी प्रकार का एग्रीकल्चर है जिसमें हमें क्या होता है, प्रतिदिन आय प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। किस प्रकार का एग्रीकल्चर है, तो बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि। अब आगे चलेंगे, विशेषताएं क्या होती है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य, पहली बात लाभ कमाना, तो सही बात है। यह कृषि मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों के आसपास की जाती है, ये बात भी सही है। ये हाँ, बाजार के लिए फल सब्जी का जो उत्पादन किया जाता है वो नगरीय क्षेत्रों के करीब किया जाता है, ताकि जल्दी हम, जैसे दूध में हो रहा था, दुग्ध जो कृषि था उसमें भी ऐसा ही हो रहा था, और फल सब्जी में भी इसी प्रकार का कार्य होता है कि नगरीय क्षेत्रों के आसपास एग्रीकल्चर करेंगे और तुरंत हमें नगरीय क्षेत्रों के आसपास से मुख्य नगरों में इस फसल को निर्यात कर देना होता है या फिर भेज देना होता है, ताकि हम मुनाफा कमा सकें। फिर इसमें अधिक श्रम और भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिदिन हमें फल सब्जी को तोड़ना होगा, उन्हें पैक करना होगा, देन मंडी में पहुंचाना होगा। तो इसमें अधिक श्रम लगेगा और भारी पूंजी, यानी फल सब्जी को तैयार करने के लिए अच्छे उर्वरक और अच्छी किस्म के बीजों का हमें उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें भारी पूंजी के निवेश की आवश्यकता महसूस होती है। इसके लिए परिवहन के अच्छे साधन भी होने चाहिए, ये बात भी सही है। हमें तुरंत, जो नगरीय क्षेत्र के आसपास है या फिर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से तुरंत हमें परिवहन के माध्यम से इन फल सब्जियों को नगरीय क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन या फिर परिवहन के माध्यम से भेजना होता है। तो परिवहन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। वैश्विक क्षेत्र की बात करेंगे तो यह कृषि मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाती है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना। उत्तर पश्चिमी यूरोप मैंने आपको मानचित्र में बता दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका कौन नहीं जानता, हर बच्चा जानता होगा। उसके बाद में भूमध्य सागरीय प्रदेश, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उन प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। नोट करके लिखना है आपको, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। इसको तो 100% आप लोगों को लर्न करना ही करना है। क्या होगा, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि पुष्पों का उत्पादन कौन सा देश करता है, या पुष्पों के उत्पादन में जो प्रथम स्थान पे जिस देश का नाम आता है वो कौन सा देश है, तो नीदरलैंड। फिर ये पूछ लिया जाएगा कि ट्यूलिप क्या है, तो आपको यही बताना है कि जो पुष्पों का उत्पादन जो नीदरलैंड में किया जा रहा है उसको हम किस रूप में जानते हैं, ट्यूलिप के रूप में जानते हैं। ट्यूलिप क्या है, तो ट्यूलिप पुष्प का एक प्रकार है, यानी फूल का एक किस्म है, उसको ट्यूलिप के रूप में हम जानते हैं। तो नोट करके आप लोगों को लिखना है, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। यहां से बागबानी फसल, विशेषकर ट्यूलिप जो कि एक प्रकार का पुष्प है, विशेषकर ट्यूलिप पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। क्लियर। अब आगे चलेंगे, ट्रक कृषि के बारे में जान लेते हैं। यह वह खेती है जिसमें फल सब्जियों का बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है बेटा, उत्पादन किया जाता है। ये तीसरे प्रकार का एग्रीकल्चर है। ये आपने कहीं लोकल क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ेंगे। ट्रक कृषि के बारे में पूछा जाता है बच्चों, इसको वेरी मोस्ट कर लेंगे आप लोग।
ट्रक कृषि, इसको डबल स्टार कर लेना, ये पूछा जाएगा आप लोगों से, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। क्या होता है ट्रक कृषि? मैंने कहा है हर प्रकरण को आप शब्दों से पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ट्रक आप लोगों ने देखा होगा, जिसको लोरी भी कहते हैं, जिसमें सामान भरते हैं, देन भारी भरकम सामान, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको सामानों को भेज दिया जाता है, तो वो ट्रकों के माध्यम से किया जाता है। तो ट्रक कृषि में बेसिकली होता यही है कि हमें जो फल सब्जी है उसको रात के समय या शाम के समय ट्रक में ऐसे पैक करके डाल देना है, देन ट्रक के माध्यम से उसे पूरी रात चलेंगे ट्रक, और सुबह उसे मंडियों में या फिर मार्केट में उन सामान को हम पहुंचा देते हैं। इस वजह से इस प्रकार के एग्रीकल्चर को ट्रक कृषि के रूप में यहाँ पर हम जानते हैं, या इसको इस रूप फॉर्म में ही हम पढ़ेंगे। यह वह खेती है जिसमें फल सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। एक बात, इसमें तैयार फल सब्जियों को एक ही रात में ट्रकों यानी व्हीकल के माध्यम से नगरीय बाजारों में पहुंचाया जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि कहते हैं। क्लियर बच्चों? इसको डबल स्टार कर लेना, यह आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर कृषि का अन्य प्रकार, कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग। तो पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। उद्यान कृषि के अलावा कौन सी कृषि की जाती है? कारखाना कृषि। ठीक है, होता क्या है, कारखाना कृषि में हम कृषि के साथ साथ पशुओं का पालन कर लेते हैं। इस वजह से एक बाड़ के अंदर ये गतिविधि की जाती है, या एक निश्चित एरिया में ये कृषि की जाती है, इसलिए इसे हम कारखाना कृषि के रूप में जानते हैं। इसमें व्यापारिक स्तर पर पशुधन पाला जाता है। इसमें प्रमुख पशुधन गाय, बैल, कुक्कुट और मुर्गी पालन आदि को शामिल किया जाता है। क्लियर है बच्चों? कारखाना कृषि किसे कहते हैं? पहली बात, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में इसका प्रचलन है। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर और पशुओं का पालन किया जाता है मुख्य रूप से, इस वजह से इससे कारखाना कृषि के रूप में हम जानते हैं। आगे चलेंगे, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये बच्चों। तो क्या होता है ये, तो इसको जान लेंगे। आपने ये शब्द लोकल क्लासेस में सुन रखा होगा, सहकारी कृषि। आपने 10th क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से चीज को पढ़ रखा होगा। उसमें हमने क्या पढ़ रखा था कि लोगों का एक समूह है जो मिलता है और सब अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। इससे हम वैसा ही है। क्या होगा इसमें? सहकारी कृषि में गांव या किसी क्षेत्र के कुछ लोग एकत्रित होंगे और अपने अपनी पूंजी को एक स्थान पर एकत्रित करेंगे, और उसके बाद में वो कृषि उपकरण खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे, उर्वरक खरीदेंगे, और फिर कृषि संबंधी गतिविधियां करेंगे। फिर जो लाभांश प्राप्त होगा उसको इक्वल या एक समान या जो बराबर है वो एक दूसरे में बांट लिया करते हैं। तो इस कृषि को ये क्या बोल रहे हैं? सहकारी कृषि बोल रहे हैं, और आपको भी यही समझना है। अब पढ़ लेते हैं। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। बिल्कुल ये लाइन लिखनी है बेटाओ आपको। क्लियर? बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग मिल जाते हैं और कृषि संबंधी गतिविधियों को संपादित करते हैं, तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी कृषि के रूप में हम जानते हैं। सहकारी आंदोलन, यह आंदोलन लगभग 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ। शुरुआत में यह डेनमार्क, अंडरलाइन कर लेना, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में सफलतापूर्वक किया गया था। यानी वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो ये सबसे पहले कहां दिखाई देता है सहकारी कृषि? तो ये हमें डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में दिखाई देता है। फिर अंडरलाइन कर लेंगे इसको भी कि डेनमार्क में सफलता, डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा। अब इन राष्ट्रों में भी कौन सा राष्ट्र? तो डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे अधिक सफल रहा क्योंकि वहां का प्रत्येक किसान इस आंदोलन का एक सदस्य बन गया था। यानी जो डेनमार्क के जितने भी व्यक्ति है इस प्रकार के एग्रीकल्चर के समर्थन कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे, और लगभग प्रत्येक घर में से 1 या 2 व्यक्ति इस प्रकार का एग्रीकल्चर कर रहे थे। इस वजह से सबसे ज्यादा जो सहकारी कृषि को सफलता मिली वह डेनमार्क में मिली थी बेटाओ। क्लियर? अब आगे चलेंगे। इस चैप्टर में ये लास्ट है, कृषि के प्रकार में लास्ट है सामूहिक कृषि। तो इसको कलेक्टिव फार्मिंग के रूप में जानते हैं। होता क्या है? इस कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है और यह सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही यह सामूहिक कृषि है। अंतर यह है कि इस प्रकार का एग्रीकल्चर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है या नियंत्रण में होता है। फिर इस प्रकार की कृषि सर्वप्रथम सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जिसको वर्तमान में रूस के रूप में जाना जाता है,
में प्रारंभ हुई थी, जहां इसे कोला खोज कहा जाता है बेटाओ। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटाओ, मैंने पिछले वीडियो में इस शब्द के बारे में जिक्र भी किया था आप लोगों से कि आपसे पूछा जाएगा कोला खोज किसे कहते हैं या फिर कोला खोज क्या है, तो आपको ये बताना है कि यूएसएसआर में जो सामूहिक कृषि है उसको हम क्या बोलते हैं, कोला खोज कहते हैं। अंतर समझ जाना, कोऑपरेटिव जो एग्रीकल्चर है या सहकारी कृषि है और सामूहिक कृषि है, उसमें अंतर क्या है। सामूहिक कृषि में लोगों का एक समुदाय है, वो मिलकर एग्रीकल्चर कर रहा है। यहाँ पर सामूहिक कृषि में क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, देखो लिखा हुआ तो यही है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है। तो संपूर्ण समाज मतलब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है कि समाज के माध्यम से ये एग्रीकल्चर करवा देना है, तो नियंत्रण गवर्नमेंट का होता है। अब जो लाभांश है वो भी उस गवर्नमेंट तय करती है कि किस व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूट किया है और उसे क्या लाभ देना है। तो ये सामूहिक कृषि है। फोकस कर लेना है कोला खोज किसे कहते हैं। क्लियर। फिर आगे चलेंगे अपन। देखो बच्चों, ये वैश्विक स्तर पर प्रचलित कृषि के अन्य प्रकार हैं जो 12th क्लास बोर्ड में ही देखने को मिलते हैं। लोकल क्लासेस में आप लोगों ने इस प्रकार के नाम नहीं सुने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इधर दिखाई दे रहा है भूमध्य सागरीय कृषि, ये आपने नहीं सुना होगा, लेकिन 12th क्लास में आपको ये जानना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अलग से कंटेंट दिया गया है। तो भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं, खूब पढ़ लिया हमने, जान लिया है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में क्या होता है, खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है और उसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका में बेच दिया जाता है। खट्टे फलों में क्या हो गया, अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, है ना, किशमिश हो गया, मुनक्का हो गया, इस प्रकार से। फिर आगे बाजार के लिए फल सब्जी मैंने बता दिया था कि मार्केट के फल सब्जी के उत्पादन में क्या है, प्रतिदिन लाभांश प्राप्त होता है, तो इसमें उच्च पूंजी और श्रम का निवेश किया जाता है। तो ये बाजार के लिए सब्जी और उद्यान कृषि भी है। उद्यान का मतलब हो गया बाग, तो उद्यान कृषि में फूलों की कृषि शामिल है बेटा। फिर विशेषता हम लोगों ने पढ़ ली, वैश्विक क्षेत्र पढ़ लिए, फिर हमने ये भी पढ़ लिया नीदरलैंड में जो फूलों का उत्पादन है उसको क्या कह रहे हैं, टूलिप कह रहे हैं। फिर आगे चलेंगे, ट्रक कृषि, एक ही रात में जो हमारा जो उत्पादन है वो दूसरे मार्केट या बाजार में भेजा जाता है, क्योंकि ट्रकों के माध्यम से ये गतिविधि की जाती है, इस वजह से इसे ट्रक कृषि कहते हैं। कारखाना कृषि में क्या होता है कि हमने पशुओं को एक बाड़ बनाकर पाल लिया है और आंशिक रूप से हमने कृषि कार्य भी किया है, तो जहां पर ये एग्रीकल्चर हो रहा है उसे हम कारखाना कृषि के रूप में कह रहे थे। फिर सहकारी कृषि, लोगों का समुदाय, ठीक है। उसके बाद में सामूहिक कृषि जो कि यूएसएसआर में प्रचलित है, और कोला खोज आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। अब हम इसी चैप्टर के अंतिम बिंदु यानी खनन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने माइनिंग तो पढ़ रखा होगा 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास, इन क्लासेस में खनन यानी माइनिंग का जिक्र किया गया है। इसको थोड़ा सा अपन समझेंगे तो ये बिल्कुल इजी है। तो खनन एक प्राथमिक गतिविधि है, पहली बात, जिसमें जमीन को खोदकर धात्विक और अधात्विक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। सही बात है। प्राथमिक गतिविधि में शामिल करते हैं माइनिंग को, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त चीजें होती है। उदाहरण के लिए क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं, तो लोहा प्राप्त कर लेते हैं हम खोद के, तांबा, सोना, सोना, चांदी, चुना पत्थर, जिप्सम, अब्रक, ये सब चीजें हमें माइनिंग से प्राप्त होती है। फिर आगे चलेंगे, प्राचीन काल से ही खनिजों का उपयोग औजार, बर्तन, हथियार बनाने में किया जाता रहा है, तो ये बात भी सही है। औद्योगिक क्रांति के बाद खनन गतिविधियों में अत्यधिक तेजी आ गई, और औद्योगिक गतिविधियों में क्योंकि मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा था, तो माइनिंग की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, इस वजह से एक क्रांति ही आ जाती है। उसके बाद में खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो माइनिंग को कौन से फैक्टर्स है जो प्रभावित कर रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। भौतिक कारक नंबर 1, इसमें खनिज निक्षेपों यानी जमाव के आकार, उनकी श्रेणी यानी क्वालिटी एवं भूमि में उनकी उपस्थिति की गहराई शामिल की जाती है। क्लियर है। खनन कार्य को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा हो गया है, तो भौतिक कारक हो गया है। क्लियर है। तो भौतिक कारक का मतलब क्या हो गया कि कितनी क्वांटिटी में जमा हुआ है खनिज, चाहे कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये कितनी क्वांटिटी में है, वो उसका आकार कितना है, कम है, ज्यादा है, गहराई में है, ये चीज, उसकी श्रेणी कौन सी है कि वो धात्विक है, अधात्विक है, ये देखना होता है। भूमि में उसकी उपस्थिति कितनी गहराई तक में है, तो ये चीज हमारी माइनिंग को प्रभावित करता है। दूसरा है आर्थिक कारक, तो इसमें खनिजों की बाजार में मांग कितनी है,
टेक्निक, हम किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना कैसी है, पूंजी और यातायात के साधनों की उपलब्धता भी है या नहीं है, ये चीजें भी हमारी माइनिंग को प्रभावित करती है। भाई देखो, माइनिंग में ऐसा, जैसे मान लें हमारे जमीन में बहुत ज्यादा मात्रा में नीचे की तरफ कोयला है, और हमें जैसे कोयले की, मान लेते हैं कोयला बहुत उपयोगी जो हमारा खनिज है वो उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन एक बार में मान लेते हैं जैसे जमीन में कोयले की क्वांटिटी बहुत सारी है, लेकिन हमें पेट्रोल की आवश्यकता है, तो हम कोयले के स्थान पर हम पेट्रोल के उत्पादन को प्राथमिकता देंगे। तो डिपेंड करता है बाजार में मांग क्या है। क्लियर? फिर तकनीकी ज्ञान, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और ये अपने पढ़ ही लिया है। अब देखो, खनन की विधियां कौन कौन सी है, ये हमने 8 क्लास में एसएसटी में पढ़ रखा है, ज्योग्राफी के अंतर्गत 8 क्लास एसएसटी ज्योग्राफी में है। उपस्थिति और अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धात्विक सरफेस माइनिंग, और दूसरा कौन सा हो गया है, तो दूसरा हो गया है हमारे पास भूमिगत या कूपिक खनन यानी अंडरग्राउंड माइनिंग। तो क्या होता है धरातलीय खनन? परिभाषा, जब देखो सरफेस का मतलब हो गया ये धरातल है, धरातल के हल्के से भाग को हमने ऐसे खोद दिया है, देन उसमें से हमने धातु निकाल ली है, तो ये क्या हो गया है धरातलीय खनन। जब खनिज को जमीन के ऊपरी या सतह को हटाकर निकाला जाता है तो इसे धरातलीय या विवर्त खनन के रूप में जानते हैं। क्लियर? उसके बाद में विधि क्या है, सतह की मिट्टी, पत्थर आदि की परतों को हटाकर खुले गहराई गड्ढे या खदान बनाकर खनिज को निकाल लिया जाता है। खड्डा बनाया और खनिज अगर जमीन के कुछ ही गहराई में है तो उसे इजीली निकाल लेते हैं अपन। ज्यादा मशीनों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और ज्यादा उच्च तकनीकी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए क्या क्या हो सकता है, तो धरातल पर स्थित कोयला हो सकता है, लोहा, चूना पत्थर आदि इसमें हो सकता है बेटाओ। फिर कूपिक खनन की बात करेंगे जिसको भूमिगत खनन कहते हैं। परिभाषा क्या है, जब खनिजों को जमीन के अंदर अत्यधिक गहराई से सुरंग या कूपिक, है ना, यानी पाइप की संरचना कूपिक बनाकर निकाला जाता है तो उसे भूमिगत खनन कहते हैं। तो कुछ मिनरल्स हमारी जमीन में बहुत गहराई में होते हैं, तो उसके लिए या तो हमें सुरंग बनाना पड़ेगा, या फिर जैसे ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं तो वो एक तरह का पाइप होता है, पाइप को अंदर डाला देन पानी निकाले, उस तरह से मिनरल्स यानी पेट्रोलियम को निकालने के लिए हमें कूपिक प्रकरण का, कूपिक जो व्यवस्था है, टेक्निक है, उसका अनुसरण करना पड़ता है। फिर खनन की विधि क्या है, जमीन के अंदर सुरंग और कूपिक बनाकर खनिज निकाला जाता है। फिर उदाहरण के लिए कोयला हो सकता है जो गहराई में स्थित है, निक्षेप हो सकते हैं यानी बहुत अंदर गहराई में जैसे सोने चांदी के निक्षेप हो सकते हैं। फिर पेट्रोलियम और डीजल के भंडार हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? देखो कोयला यहाँ पे भी आ रहा है, कोयला यहाँ पे भी आ रहा है, तो कोयला या तो हो सकता है सतह के परी कहीं पे हो, तो उसको जो ऐसे जमीन को थोड़ा सा खोदा हमने जेसीबी के माध्यम से, देन हमने निकाल लिया, और हो सकता है बहुत गहराई में हो, तो गहराई में होगा तो हमें सुरंग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? तो खनन की विधियां आप लोगों से पूछी जाती है कि खनन की कौन कौन सी विधियां प्रचलन में, तो धरातलीय खनन और भूमिगत खनन जिसको कूपिक खनन के रूप में जानते हैं। फिर खनन कार्य में शामिल जोखिम कौन कौन से हैं यानी खतरे कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो खनन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है वो मिट्टी का धसाव। मान लो कि हमने एक गड्ढा बनाया, देन हम माइनिंग कर रहे हैं और मिट्टी धस गई, मजदूर अंदर ही मारे गए, तो मिट्टी का धसाव एक जोखिम। दूसरा हो सकता है कि जमीन की गहराई के अंदर कुछ जहरीली गैसें हो, हमारे वर्कर्स काम कर रहे हो, जहरीली गैसों के रिसाव से वो वर्कर्स जमीन में ही मारे जाए। तो जहरीली गैसों का रिसाव जिसमें दम घुटने या आग लगने और जान माल का नुकसान हो सकता है। फिर पानी का भराव वाली स्थिति हो सकती है कि माइनिंग कर रहे हैं और पता चला कि धरातल के अंदर ही पानी का कोई जो सोर्स है वो उसका रिसाव हो गया है और अंदर ही पानी भर गया है, जिसकी वजह से मजदूर मारे जाए। तो खानों में अचानक पानी भर जाना ये भी एक जोखिम है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने लगती है, जैसे मजदूरों में धूलकण और धुएं की वजह से फेफड़ों की बीमारियों का होना। दुर्घटनाएं हो सकती है जैसे लिफ्ट वेदक और माल ढोने वाली गाड़ियों में दुर्घटनाएं आम बात है। तो इस प्रकार से माइनिंग में ये हमारे कुछ जोखिम है जिसको हमें जानना है। खनन कार्य में शामिल देशों का तुलनात्मक अनुपात भी हम पढ़ लेते हैं कि कौन से देश है जो माइनिंग में ज्यादा
संलग्न है और कौन से देश है जो माइनिंग गतिविधियों में कम संलग्न है। तो सामान्य तो होता तो क्या है, यूरोप और विकसित देशों में क्योंकि इनकम अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी होती है, प्राइमरी गतिविधियां ये लोग करते नहीं है, इस वजह से इन देशों में माइनिंग संबंधी गतिविधियां कम होती है। अब जो हमारे जो पिछड़े हुए राष्ट्र कह सकते हैं या गरीब राष्ट्र कह सकते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र जैसे अफ्रीका और एशिया के राष्ट्र है, यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी में लोग ज्यादा संलग्न है, जमीन का एक बड़ा हिस्सा होता है इन लोगों के पास, और क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है तो श्रम शक्ति भी ज्यादा होती है। तो जो गरीब राष्ट्र है या पिछड़े हुए जो राष्ट्र है वो खनन संबंधी गतिविधियों में ज्यादा संलग्न है। तो कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं विकसित देश और विकासशील देश। तो खनन कार्य में श्रम शक्ति इन लोगों के पास कम होती है, तो विकसित देशों में जनसंख्या नियंत्रण में होती है तो इनके पास श्रम शक्ति का अभाव होता है। प्राकृतिक संसाधन अपेक्षाकृत कम या फिर कम होते हैं जिनका दोहन भी ये लोग कम करते हैं। इनके पास आय के अन्य सोर्स होते हैं जैसे तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियों में ये लोग ज्यादा संलग्न होते हैं। फिर विकासशील देशों में क्या होता है, विकासशील या फिर पिछड़े हुए देशों की बात करें जिसमें खनन कार्य श्रम शक्ति अधिक होती है, तो जैसे भारत एक विकासशील देश है, जनसंख्या बहुत सारा है, तो ये जो जनसंख्या है ये क्योंकि रोजगार है नहीं, जनसंख्या ज्यादा तो रोजगार उतने अनुपात में कम, तो ये लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी में कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो श्रम शक्ति बहुत है। फिर इनके पास प्राकृतिक संसाधन भी अधिक होते हैं, तो एग्जाम्पल अफ्रीका का है कि अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है, तो बड़ा महाद्वीप होने की वजह से प्राकृतिक संसाधन भी यहाँ पर खूब है, इस वजह से ये लोग फिर करेंगे भी क्या, माइनिंग संबंधी गतिविधि में ज्यादा दिखाई देंगे। फिर इनके पास आय के अन्य सोर्स यानी स्रोत कम है, अतः आबादी का एक बड़ा हिस्सा खनन गतिविधियों में लगा हुआ है। क्लियर? अब नोट करके ये भी लिख लेना है आपको, अफ्रीका एक महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और एशिया के कई विकासशील राष्ट्र अपनी आय का कुल 50% तक केवल खनन कार्य से प्राप्त करते हैं। बताओ, क्लियर बच्चों? इसको नोट कर लेना। अब इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 खत्म, एंड हो गया है। मुझे पता है ये चैप्टर बड़ा था, इसी वजह से इसके 5 भाग बनाने पड़ गए हमें, लेकिन हमने कोशिश करी है कि कम से कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को शामिल किया है। अगर आप लोगों को भूमिका ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी टॉपिक है ज्योग्राफी 12th क्लास से रिलेटेड अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चों। अगले चैप्टर में हम द्वितीयक गतिविधियां पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।